गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी लाइफ के बारे में बता रही रहती है, जिसमें वो उसे ये बताती है कि तनिषा बहुत रोमांटिक थी और तनिषा ना हर टाइम में एडवेंचरस करना और कुछ ना कुछ डिफरेंट करने पे बिलीव करती थी। जिस तरीके से वो उसे पढ़ाती थी तो पढ़ाते टाइम वो रोमांस करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती थी, तो वो लाइब्रेरी में तक उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, वॉशरूम में तक उसके साथ रोमांस करती है। फिर जब इनके एग्ज़ाम्स पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद इसका सेमेस्टर ब्रेक लगता है तनिषा का, लेकिन स्मृति का नहीं लगता है, तो वो उसे कैसे बहाने से बंक करा कर उसे मूवी दिखाने ले जाती है। और मूवी में भी जब रोमांटिक सीन आते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल होके किस तरीके से अपना एडवेंचरस रोमांस करती है वो सब रूहानिका को बता रही थी। अब उसके आगे रूहानिका ये सारी बातें सुनती है तो उसकी तरफ देखने लगती है और अपनी आंखें फटी की तरह देखती रहती है। तभी स्मृति कहती है कि अब क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है कि हाउ रोमांटिक शी इज, आई मीन लवली। वो लाइफ को एक अलग तरीके से जीना पसंद करती थी। तो कहते हैं कि तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखना था। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है जितना ज़्यादा लाइफ को अलग तरीके से सोचो उतना रिस्क भी रहता है लाइफ में। तनिषा हमेशा से बोल्ड थी, हमेशा से उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये बोल्ड एटीट्यूड किसी के लिए भी तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता था ना। तभी रूहानिका कहती है तो तुम ये कहना चाहती हो कि उसके बोल्ड एटीट्यूड से तुम आज इसी जगह पर आकर खड़ी हो? स्मृति ये बात सुन के कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती, बट कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। हमें पता है कि जब ये दुनिया में ये चीज़ अलग है। जब आपको दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं तो वो बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती है। तो यहाँ दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, 100 सवाल होते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब वहाँ पे 377 अभी हटा नहीं था। आज तो मैं तुम्हें जब ये स्टोरी सुना रही हूँ ये 377 हट चुका है, लेकिन उस समय तो सेक्शन 377 हटा नहीं था ना। तो इस वजह से हमारे लिए वो चीज़ क्राइम कहलाती थी। अगर दो लड़कियां होमोसेक्सुअल लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो वो क्राइम है। तभी रूहानिका कहती है ये सेक्शन 377, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो स्मृति कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहती लेकिन तुम डम्बो की डम्बो ही हो। जो मुझे तनिषा कहती थी वो तुम हो एक्चुअली में। तुम्हारी ही अभी जनरेशन चल रही है 377। मैंने अभी ही पढ़ा है न्यूज़ में, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो मैं सुन लेती हूँ कि सेक्शन 377 हट चुका है। अब तो लड़ाई इस बात की चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल मैरिजेस के लिए अलाउ करे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, और तुम सेक्शन 377 की बात कर रही हो। और अभी अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो गूगल करो, अभी इस दुनिया में तुम हो, गूगल करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो रूहानिका रहती है वो बहुत सिंपल सी लड़की रहती है, उस वो मतलब एक अलग ही दुनिया में रहती थी। जैसे अगर स्मृति उसे कहती थी कि उठ जाओ तो वो उठ जाएगी, बैठो तो बैठ जाएगी। वो कभी अपना दिमाग नहीं लगाती थी और इसी बात की चिंता अब स्मृति को खाए जा रही थी। स्मृति जब उसकी तरफ देख के बोलती है कि वो बहुत सोचती है कि अगर वो उसकी लाइफ में नहीं रहेगी तो वो अपनी लाइफ को कैसे करेगी, क्योंकि उसे अभी सेक्शन 377 हटना भी नहीं पता है। और ये सारी चीज़ें तो मतलब उसके लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। मैं वो हूँ जो दुनिया को तो दिखाई नहीं देती ना, उसके लिए ही हूँ। बट ऐसा ही रहा तो फिर कैसे चलेगा? तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। फिर वो स्मृति जो रहती है वो रूहानिका के बाजू में आके बैठती है, उसे बोलती है कि पढ़ो। तो वो सब चीज़ें पढ़ती है, पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है तो कहती है अच्छा तुम इसकी बात कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं इसी की बात कर रही हूँ। फिर वो कहती है तो उस समय तुम्हें इससे प्रॉब्लम हुई थी? तो स्मृति टर्न होके बोलते हैं मुझे क्या, उस समय जो लोग लव करते थे होमोसेक्सुअल उन सबको प्रॉब्लम हुई थी। पर किसी की मोहब्बत कबूल हो जाती है और वो रंग ला देती है, और किसी की मोहब्बत एक मोड़ पे आके ख़त्म हो जाती है। हर किसी को नहीं मिलती ना उसकी मोहब्बत। और कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती है। और तुम भी मेरे साथ वो रास्ते चल रही हो जिसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें सफ़र का मज़ा आ रहा है। बट एक समय के बाद ये सफ़र भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल ढूंढनी पड़ेगी रूहानिका। तुम इस तरीके से अनजान सफ़र में नहीं घूम सकती हो मेरे साथ।
तभी वो कहती है कि यार प्लीज़ मुझे इतना प्रेशर मत करो यार, तुम मुझे ना हर चीज़ के लिए प्रेशर कर देती हो, यहाँ डाल देती हो, वहाँ डाल देती हो, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में, तुम बताओ मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि कुछ मत करो, वक्त के साथ चलना सीखो, कभी लोगों से भी इंटरेक्शन करो, कभी कभी नए दोस्त बनाओ, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बनाना। तो तभी स्मृति कहती है कि तुम्हें पता है मैं ये तुम्हें कहानी क्यों सुना रही हूँ अपनी। तो रूहानी का उसी तरफ देख के बोलती है कि क्यों। तो कहती है मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि तुम वो गलती ना करो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करी है। तुम उस मोड़ पे खड़ी हो जहाँ पे मैं भी उस मोड़ पे खड़ी थी कभी, और मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं तुम में अपने आप को देखती हूँ। तुम मेरी वो सोल हो जिसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हें देख के हमेशा से मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरे पास तनिष्का थी, तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे पास कौन है। इसलिए उस दिन तुम्हें जब रोता हुआ देखा था ना वो बेंच पे बैठे हुए, तभी मैं तुमसे जुड़ गई थी और अभी तक जुड़ी हूँ। पर मैं जो सिखाना चाहती हूँ वो मेरी कहानी से सुनो, सीखो और जानो। और कभी भी ज़्यादा बोल्ड एटीट्यूड भी हानिकारक होता है, यही बताना चाहती हूँ। मोहब्बत कभी भी हानिकारक नहीं होती है, बट थोड़ा सा बोल्ड एटीट्यूड हमें उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है जिस मोड़ पे हम कभी नहीं आना चाहते हैं। तो हानिका बोलती है तो क्या हुआ था अब। तो स्मृति डायरेक्ट उसी तरफ बोलती है ऐसी हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत खुश किस्मत थे हम दोनों कब अपनी लाइफ के बारे में जी रहे थे, हम दोनों का रोमांस भी चल रहा था। हम लोग मैं स्कूल जाती थी, वहाँ पर तनिष्का जो थी वो कॉलेज जाती थी। अब फाइनल्स एग्ज़ाम्स आ चुके थे और फाइनल एग्ज़ाम में भी तनिष्का मुझे पढ़ाती थी और मैं भी उसके साथ कभी लाइब्रेरी में पढ़ती थी, कभी गार्डन एरिया में पढ़ती थी, कभी कभी रूम में पढ़ती थी। ऐसे करके हम बहुत सारी जगह जाके पढ़ते थे और अपने एडवेंचर्स अपने सॉरी अपने जो भी अपने आप को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि जो तनिष्का की आदत थी वो हमेशा से मुझे प्रैक्टिकली वे में पढ़ाती थी। तो जब भी उसे कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली वे में मुझे पढ़ाना होता था या कुछ भी चीज़ समझानी होती थी तो वो नेचर को सहारा लेके करती थी। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से कभी हमें गार्डन एरिया में जाके पढ़ना पड़ता था, कभी हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे और कभी हम केमिस्ट्री लैब में जाके वो एक्सपेरिमेंट कराते हुए हमें पढ़ाती थी। तो इस तरीके से हम अलग अलग जगह जाते थे और अलग अलग तरीके से पढ़ते थे। फाइनली हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और मैं 11th का एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती हूँ और वहाँ पर जो तनिषा रहती है वो चली जाती है अपना फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद। एग्ज़ाम्स पूरे तरीके से हमारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमारी कुछ सेमेस्टर्स की छुट्टी लगती है, जैसे कि तनिषा की सेमेस्टर की छुट्टी लगती है और मेरा नया ईयर स्टार्ट होने के बीच में गैप रहता है, वो करीब 1 या 1.5 महीने के लिए रहती है। तो इस 1 और 1.5 महीने के लिए हम अपने घर गए थे, जहाँ पर मैं अपने मॉम एंड डैड से मिलने गई थी। मतलब मेरे जो डैड थे वो बाबा से मिलने गई थी और नैना मॉम से मिलने के लिए। स्मृति बताती है कि जब मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि नैना मॉम हमेशा से बहुत स्वीट थी, वो कभी भी कोई डिफरेंस नहीं करती थी तनिष्का के लिए और ये। तो जब हम फटाफट हम लोगों ने जब कार पकड़ी और हम वहाँ से पहले स्टेशन गए, स्टेशन से हमने डायरेक्ट घर गए, वहाँ पर बाबा मुझे लेने के लिए आए। बाबा ने गाड़ी का गेट ओपन किया और वहाँ पर मैं और तनिषा बहुत अच्छे से बैठे और यहाँ से हम बैठ के जब घर गए, तनिषा वहाँ पे पहुँचते से ही अपने मॉम के गले लगते से ही बोलती है, मॉम क्या है, इतने दिनों के बाद आए, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दोगी क्या हमें, या फिर सिर्फ इसी तरीके से बोरिंग से। तब उसकी मम्मी एकदम से कान पकड़ती है तनिषा का और कहती है, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तुमने मुझे इतना तड़पाया है, बोर्डिंग स्कूल चले गई, इतने दूर चली गई, दोनों मेरी बेटियां चली गई, मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है, तुम्हें समझ में आता है। तो उसे कहती है कि मम्मा टेक अ चिल पिल, इट्स जस्ट होता ही है कभी कभार। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है अंदर आओ। स्मृति जो थी वो बाहर खड़े होकर ये सब देख रही थी, तभी तनिषा एकदम से टर्न होती है और स्मृति का हाथ पकड़ के बोलती कि चलो। वहाँ पर स्मृति को एक चीज़ समझ में आती है कि तनिषा उसे भले कितना भी प्यार कर ले, पर कुछ चीज़ें हैं जो उनके बीच में डिफरेंट है, मीन्स बैरियर्स हैं, कास्ट डिफरेंस,
अपर क्लास लोअर कास्ट, ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस को हटाना इतना इजी नहीं होता है। फिर नैना मॉम दोनों को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उनके फेवरेट्स खाने का खाना लाकर देती है और वो लोग इतने अच्छे से खाना खाते हैं, काफ़ी डिलीशियस तरीके से वो खाना खा रहे रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद उसके जो बाबा रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं, स्मृति तो वो खाना ख़त्म करने के बाद अपने बाबा से बोलती है कि हाँ बाबा। तो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तभी वहाँ से तनीषा कहती, क्या बाबा इतना पार्शलिटी करोगे, सिर्फ स्मृति के लिए, हमारे लिए नहीं? तो वो कहती है कि बेबी हमारी चीज़ आपको पसंद आएगी कि नहीं, इसलिए। तो कहती सब कुछ पसंद आएगा, आप मुझे तो लेके चलो। तो कहते फिर चलो। फिर दोनों जाते हैं, वहाँ पर एक ड्रेस रहती है, 2 ड्रेसेस खरीदी रहती है उसके बाबा ने, और वो दोनों ड्रेसेस वो सामने रख देते हैं। कहते हैं बेटा तनिषा बेटा आप पसंद कर लो, आपको कौन सी अच्छी लग रही है। और स्मृति के लिए तो वो पहले लेती है और वो एकदम से ड्रेस लेती है और स्मृति के ऊपर लगा कर देखती, बोलती ये ड्रेस तुम पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली मैं लूँगी। तो उसके बाबा को भी अच्छा लगता है क्योंकि प्यार होता है। फिर वो ड्रेसेस लेके आती है तो वहाँ पे नैना मॉम कहती है कि ड्रेस ऐसे भी तुम ये पहनने तो वाली हो नहीं हो, रख दो, हर बार जब वो बाबा लेकर आते तुम पहनती नहीं हो। तभी वो इस बार बोलती है इस बार मैं ये ड्रेस पहनूंगी। तो वो कहती है कि क्या बोला तुमने? तो कहती है इतने अच्छे से बाबा ड्रेस लेकर आए हैं तो मैं पहनूंगी, मुझे लगता है पहनने के लिए। ये सुनकर उसकी मम्मी को थोड़ा सा शौक लगता है कि जो लड़की हर बार हाई क्लासेस कपड़े पहनना पसंद करती थी वो आज एक सिंपल से कपड़े पहनने के लिए हाँ कह रही है। मतलब बाबा जो थे वो बचपन से ही कपड़े जो लेकर आते थे वो दोनों के लिए लेकर आते थे, पर अभी बाबा को ये जब पता चलता था कि तनिषा वो कपड़े ले लेती थी और वो फेंक देती थी, फेंक मतलब वो दूसरों को दे देती थी वो कपड़े, उसकी मम्मी, तो इस बात से ना बाबा को हर्ट हुआ था और वो कभी भी, अब वो लेकर भी आते थे तो वो उसको बोलते नहीं थे कि यार आप ले लो, क्योंकि पता चली जाता है ना चीज़ों के बारे में, यही एक चीज़ रीज़न था। बट इसके बाद वो लेती है कपड़े और जाती है और अपने रूम पर फटाफट पहन कर आती है। ये देख के नैना मॉम काफ़ी शॉक थी कि इसको हो क्या गया है, हाई क्लास वाली लड़की इतना चेंज कैसे हो गई है। और थोड़ी देर में जब स्मृति आती है अंदर की तरफ तो वो देखती है और वो भी शॉक्ड होकर बोलती है कि तुमने पहन लिए? तो कहती है तो क्या वेट करोगी, तुमने क्यों नहीं पहने, बाबा ने इतने अच्छे से कपड़े ला कर दिए, जाओ पहन कर आओ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। स्मृति ये बोलकर वहां से चली जाती है। नैना मॉम देख के बोलती है इधर आओ, तुम इधर आओ, बैठो इधर, और उसके सर पे हाथ फेरने लगती है, तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है कि मॉम जिस तरीके से स्मृति आपको इतना ज़्यादा प्यार देती है, वो आपको अपनी मम्मी समझती है, उसी तरीके से उसके बाबा को मैं थोड़ा बाबा भी तो समझ सकती हूँ ना, वो भी तो मेरे लिए इतने प्यार से लेकर आते हैं, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हूँ? स्मृति के बाबा आप मेरे बाबा भी तो है ना, तो मैं उनसे इस तरीके से ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हूँ? तभी उसकी मम्मी कहती बट हर बार तो तुम नहीं पहनती थी ना। तो कहती थी हर बार मैं नहीं पहनती थी क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी, किसी के प्यार को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए ना अम्मी, मॉम किसी भी प्यार को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, बट इस बार मुझे समझ में आता है। स्मृति वहां से खड़े होकर सुन रही रहती, तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलती चलो। अब जब अब ये होता है कि पहले इन लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी जाने के लिए, लेकिन इस बार जब सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आती है और उसका रिजल्ट भी मतलब अच्छा आता है सेमेस्टर का, तो उसके जो डैड रहते हैं वो ऑलरेडी गिफ्ट देकर जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा से बिजनेसमैन रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो तनिषा के डैड ने एक दिया रहता है। तभी उसकी मम्मी क्या बोलती कहाँ जा रहे हो तुम दोनों के लिए? तो वो उसे बोलती है कि हम अपनी साइकिल निकालने जा रहे हैं क्योंकि साइकिल से तो घूमेंगे। तभी उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा साइकिल से घूमोगे, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कुछ सामान ला कर रखा है। जैसे ही वो लोग वहाँ गैराज में जाते हैं और वो वहाँ से इतना प्यारा सा वो जो कवर रहता है उसे हटाती है, तो वहाँ पर पूरा मतलब एक बहुत टाइम पहले एक गाड़ियाँ हुआ करती थी जो एक विंटेज टाइप की जो गाड़ी रहती है वो थी। मतलब वो टू व्हीलर ही थी बट वो विंटेज टाइप का स्कूटर या उस टाइप की जो रहती है ना वो थी। तो उसे देख के बोलती है वाओ वाओ मॉम वाओ थैंक यू सो मच।
और ये बोलकर वो उसे बोलती है कि चलो चलो चलो, मैं ले जाऊंगी। तो कहते हैं बेटा तुम्हें चलानी आती? तो कहती है मॉम साइकिल को बैलेंस करना आता है, तो ये बैलेंस करने में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी बैलेंस कर लूंगी। और ऐसे बोल के वो गाड़ी पे बैठ जाती है। फिर वो स्मृति का हाथ पकड़ती है, स्मृति को बिठाती है और स्मृति को बोलती है मेरी कमर पकड़ो। पर स्मृति को थोड़ा सा डर लग रहा रहता है, क्योंकि सामने नैना मॉम देख रही रहती है। और नैना मॉम की जो आंखें थी वो कम से कम ये कह रही रहती है कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई है। और ये बदला हुआ चेहरा तो उनके चेहरे पे दिख रहा रहता है, पर फिर वो इतना ध्यान नहीं देती। और थोड़ी देर में क्या करती है कि वहाँ से जाती है, तभी वो एकदम से ब्रेक मारती है और बोलती है कि पकड़ोगी नहीं तो गिर जाओगी, जल्दी पकड़ो। तो फिर वो उसको पकड़ती है और वो दोनों पकड़ के जा रहे रहते हैं। तो कहती है देखो कितना मज़ा आ रहा है ना। और इस बार देहरादून की पूरी वादियों में, पूरे रोड वोड में वो अपनी गाड़ियों से घूम रहे रहते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके रहते हैं। और जो इंसान दिल्ली में चोरी छुपे जाकर इतनी सारी चीज़ें घूम चुका है, तो अब वो यहाँ पर घूमने में उसे क्या प्रॉब्लम होगी। बहुत मस्ती तरीके से घूम रहे रहते हैं। और फिर ये लोग यहाँ से देहरादून में एक थोड़ा सा आगे जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी एरिया रहता है। और वो उनका हमेशा से सनसेट वाला पॉइंट होता है ना, वहाँ पर रहते हैं। बट इस समय वो सनसेट के टाइम पे जाते हैं, पिछली बार वो सनराइज के टाइम पे गए थे, इस बार सनसेट के टाइम पे जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और वो लोग भी वहाँ पर बैठ के सनसेट देखते हैं। थोड़ी देर में स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है तनिक्षा। तो तनिषा उसी तरफ देख के बोलती है बोलो स्मृति, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना? तो तनिषा कहती है कोई डाउट है क्या? अच्छा मतलब क्या चाहती हो यहाँ पे, तुम्हें प्यार साबित करके दिखाऊं? आई मीन यू वांट मी टू किस यू? तो वो कहती है नो नो, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे किस करो सबके सामने। तो वो कहती है तो फिर ये सवाल कैसे? तो कहती है हर बार तुम बाबा की कोई भी दी हुई ड्रेस पहनती नहीं थी, चाहे दिवाली का ओकेजन हो या कुछ भी हो, बट आज तुमने पहनी है। तो फिर वो धीरे से उसके कान में आकर बोलती है पहले बाबा बाबा थे, अब बाबा ससुर जी बनेंगे, तो ससुर जी का दिया हुआ चीज़ें पहननी पड़ती है ना। और ये सुनने के बाद स्मृति एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्या कहती है क्या बोला तुमने? तो वो उसकी फिर कमर पे हाथ डालती है, उसे अपनी ओर खींचती है और बोलती है मैंने कहा अब बाबा मेरे ससुर जी बनेंगे, तो उनके दिए हुए चीज़ें तो पहननी पड़ेगी ना, अब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना मैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारी स्मृति रहती है वो एकदम से ब्लश करने लगती है, नीचे देखने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। तभी वो बोलती क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तो स्मृति की तरफ वो देख के बोलती है तुम सपने बहुत अच्छे देखती हो और मुझे भी दिखाती हो। तो तनिषा से बोलती है क्या सपने देखे मैंने? तो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो बोलते क्यों नहीं होगा? और ऐसे ये बोल के स्मृति वहां से उठ रही रहती है। तभी जो तनिषा रहती है उसका हाथ पकड़ती है, उसे एकदम से खींचती है और अपनी गोदी में बिठाती है, उसको टाइटली पकड़ लेती है। तभी स्मृति कहती है कोई देख लेगा हमें इस तरीके से बैठे हुए। तो कहते तो मैं डरती हूँ क्या किसी से? और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोदी में बिठाई हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि छोड़ो ना तनिषा, यहाँ पे हमें सब जानते हैं, हमें इस तरीके से बिहेवियर देख के कुछ हो जाएगा, प्लीज़ समझो। तो वो कहती है पहले तो मुझे बताओ क्यों नहीं है पॉसिबल है? तो वो कहती है कि पहली चीज़ हमारी कास्ट का प्रॉब्लम है। तो कहती है उसे छोड़ो मैं मैनेज कर लूँगी। तनिषा कहती है, तब स्मृति कहती है दो लड़कियों के बीच में कैसे प्यार होगा? तुम्हें पता है ना ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो लोग गलत ही समझते हैं। तो वो कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, गलत समझे। अच्छा एक बात बताओ, हर लोगों को थोड़ी ना जाकर बताएंगे हम कि हम दोनों गर्लफ्रेंड है। हम तो चुपके से प्यार करते रहेंगे। और दूसरी दुनिया की नज़रों में तो दो लड़कियां अगर एक ही साथ बेडरूम में हो तो कोई कुछ सोचता भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है दो सहेलियां एक दूसरे के साथ वक्त बिता रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती है पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा तनिषा जहाँ तुम्हारी शादी की बात होगी, मेरी शादी की बात होगी, तब क्या करेंगे? तो वो कहती है तब आने में बहुत समय है, और तब तक मैं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढ ही लूँगी ना। बट सच बोलूँ स्मृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और तुम मुझसे दूर जाने की बात करोगी
तो मैं जी भी नहीं सकती। स्मृति बोलती है जीना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ तुम्हारे बिना, पर तनिषा समझो ना, ये ये रियलिटी है। तो वो कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो वो कहती है बहुत भरोसा है। और ये सारी बातें वो जब वो हो रही रहती है उसे अपने गोदी में बिठा कर ही कर रही रहती है। लेकिन वहाँ पर लोग जो रहते हैं वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो दूर दूर रहते हैं और वो दोनों वहाँ बैठे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बोलती है कि ऐसा है, मुझे तुम पे भरोसा है। तो वो कहती है बस वक्त का इंतज़ार करो। मैं भी वक्त का ही इंतज़ार कर रही हूँ। पहले मैं जॉब कर लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, फिर अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगी। तभी वो कहती है वाइफ, अभी गर्लफ्रेंड से डायरेक्ट वाइफ? तो कहती है हाँ, तुम मेरी वाइफ बनोगी और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तनिषा कहती है। स्मृति जब ये सुनती है वो फिर ब्लश करने लगती है और उसकी ब्लश वाली ये सारी हरकतें देख के उसे इतनी क्यूट लग रही रहती है, तो वो एकदम से उसके गालों पे किस कर देती है। तभी वो कहती क्या कर रही हो, यहाँ पे कोई भी है देख लेगा, कोई देख लेगा तो मैं कितनी बार बोलूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। फिर वो बोलती है कि चलो चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे गाड़ी में बिठाती है। पर यहाँ पर स्मृति सही थी, कुछ लोग देख ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो उसके जो बाबा रहते हैं, मतलब जो तनिषा के डैड रहते हैं, उसके भी कुछ फ्रेंड सर्कल्स रहते हैं। तो उसमें से कुछ अंकल जो रहते हैं वो ये चीज़ नोट कर लेते हैं कि इन दोनों की क्लोजनेस बहुत होती है। तो ये चीज़ ना अब उसके जहन में आ जाती है, क्योंकि क्लोजनेस मतलब ये हो जाता है कि एक ड्राइवर की बेटी और एक हाई क्लास वाले, इन लोगों की फ्रेंडशिप सही नहीं मानी जाती थी। क्लास डिफरेंसेस तो बहुत पहले से ही चल रहा था, ऐसे होता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के जाने लगते हैं। फिर ये बात ना उसके डैड तक नहीं पहुँचती है, बट नैना मॉम तक ही पहुँच जाती है। तभी नैना मॉम तनिषा को बोलती है कि तनिषा रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। स्मृति खड़ी रहती है तो बोलती है कि हाँ मॉम बोलो ना। तो कहती है मुझे अकेले में तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। स्मृति तुम बाद में आओगी? तो वो कहती है जी मॉम। ऐसे बोल के वो जा रही थी, तभी स्मृति का हाथ पकड़ती है तनिषा, कहती है मॉम स्मृति है, सामने है, इसके सामने भी बात कर सकती हो, वैसे भी कुछ चीज़ हाइड होने वाली बात है ही नहीं, तो आप सामने भी कर सकती हो ना, क्यों आपको भेजना है? तो वो कहती है कि मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटी से खुद अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? तो कहती है कि आपकी बेटी स्मृति भी तो है और जो बात करनी है आप इसके सामने कर सकती हो ना, मुझे थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वह कहती है बट मुझे है। तो स्मृति हाथ छुड़ाने लगती है तनिषा का और बोलती है कि मम्मी सही बोल रही है ना, आप बात कर लो ना। तो वह कहती है नहीं स्मृति, जो बात करनी है वो सामने के सामने करनी है, बोलो मॉम। तो वो कहती है कि तुम्हारे पापा जो के दोस्त है मिस्टर अग्रवाल, वो पता है तुम्हें? तो वो कहती है कि हाँ देखा है, वो हाँ है। तो कहते हैं कि आज तुम कहाँ गई थी? वो पहाड़ी पे गई थी जहाँ पे सनसेट दिखता है? तो वो कहती है कि हाँ वहाँ गए थे। क्यों मॉम? तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा ना धड़कनों में ना बहुत ज़्यादा धड़क रही रहती है स्मृति की धड़कन, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बाय चांस अगर कुछ ऐसा मतलब कुछ कह दिया ना तो थोड़ा सा डर लगता है ना, वो होने लगता है। तभी वो एकदम से बोलते हैं कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे क्या एक दूसरे के? तो तनिषा कहती है क्लोजनेस का मतलब? तो वो कहती है कि वो उसकी मम्मी कहती है कि यही कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही गहरी दिख रही थी उनको। तो वो कहते हैं कि हाँ तो उससे क्या मतलब? तो स्मृति एकदम से बोलती है कि मम्मी क्या बोल रही है समझ में आ रहा है? तो कहती है तुम चुप रहो ज़रा। तो उसे कहती है कि हाँ बोलो ना मम्मा। तो कहती है कि देखो मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी दोस्ती कैसी भी हो, तुम दोनों मेरे लिए बेटियां हो और मेरी बेटी ही रहोगी, बट उस समय तुम्हारे जो अंकल है वो थोड़ा सा ये दिमाग में लगा कर बैठे हैं कि एक ड्राइवर की बेटी के साथ इतनी क्लोजनेस होना अच्छी बात नहीं है। एक एक क्लास को मेंटेन करने वाली बात होती है। स्मृति बेटा, मैं तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहती, बट मुझे ऐसे बोला उन्होंने। तो वो कहती है, तो ये बात सुनकर ना स्मृति को भी बुरा लगता है और साथ ही साथ तनिषा को भी बुरा लगता है, क्योंकि यार देखो जो भी हो जाए, इंसान कितना भी मॉडर्न हो जाए, बट
है तो वो ह्यूमन बीइंग ही ना, बुरा तो लगता ही है। तभी वो चुप रहती है और चुप रह के कुछ बोलती। उससे पहले स्मृति जाने ही वाली रहती है हाथ छुड़ा के, क्योंकि उसे हर्ट हो रहा रहता है। लेकिन वहाँ पे तनिषा एकदम से कह देती है, मॉम एक बात बताइए, वो होते कौन है मुझे ये सब गाइड करने वाले? और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ ऐसे बोलने वाले सही इंसान है। जब मेरे माँ को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे डैड को प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी वो कुछ भी सोचें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए स्मृति इम्पोर्टेंट है तो वो है, और वो हमेशा ही रहेगी। और ऐसे बोलकर उसके जो पापा रहते हैं, ऐसे बोलकर जो स्मृति रहती है वो, सॉरी, ऐसे बोलकर जो तनिषा रहती है वो टर्न होती है और स्मृति का हाथ पकड़ के बोलती है रूम में चलो। और ये बोलती है, तभी वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं नहीं। तो पर स्मृति अपनी नैना मॉम की तरफ देखती है तो उसे समझ में आता है कि नैना मॉम स्मृति को कह रही थी कि थोड़ा सा समझाओ। तो वो समझ जाती है। तभी वो दोनों रूम पर जाते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यही बात समझा रही थी कि यार ये चीज़ देखो ना, लोगों ने नोट कर ली है। तो वो कहती है लोग बेवकूफ़ हैं तो मैं थोड़ी ना बेवकूफ़ बनूंगी, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग वो क्या सोचते हैं। वेल, ये सब छोड़ो और तुम इधर आओ। तो उसे बोलती क्या कर रही हो तुम? तो कहती है जो मैं सनसेट के टाइम नहीं कर पाई थी मैं वो अभी करूँगी। तो वो कहती है कि मतलब? तो वो उसको आप हाथ पकड़ती है और उसके दोनों हाथों को पीछे से टाई करती है और उसके लिप पे किस करने लग जाती है। बहुत पैशनेट तरीके से करती है। थोड़ी देर के बाद वो जो थोड़ा सा हल्का, जब वो किस करके सेटिस्फाइड हो जाती है तो तभी यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो उसे धक्का देती है और बोलती है डोर लॉक नहीं करती हो, विंडोज़ लॉक नहीं, विंडोज़ में कर्टन्स नहीं लगाओगी, कोई देख लेगा यार, प्लीज़ समझा करो, मुझे डर लगता है। तो वो कहती है कि बट मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो लोगों से पूछकर थोड़ी ना प्यार किया था मैंने, तो मैं क्यों भला डरूं? तो कहती है कि कभी कभार इतना बोल्ड एटीट्यूड सही नहीं होता है। तो वो कहती है कि सब सही होता है। और ऐसे कह के वो उसको फिर से पकड़ती है और उसे लिप किस करके उसे गिरा देती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।